हेलो दोस्तों, मैं बीएस कुमार, आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और एनटीपीसी और एएलपी और टेक्नीशियन तीनों के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम का लास्ट दिन चल रहा है तो कुछ भी नया मत पढ़िए। जो पढ़े हैं दोस्तों उसका बस प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस वैसा कीजिए दोस्तों जो प्रीवियस ईयर हो। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर यानी जो आरआरबी द्वारा पूछा गया है पहले भी, ठीक ना। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों 30 से 32 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन मान लीजिए, 30 क्वेश्चन होंगे जो कि साइंस के हैं, ठीक ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का, कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा की विखंडन ऊर्जा। क्या पाया जाता है? क्या हो जाएगा 46 का आंसर दोस्तों? तो 46 का ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना। अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि आपका स्कोर भी कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी में गतिज ऊर्जा नहीं है। बताइए किसी में गतिज ऊर्जा नहीं है। चली हुई गोली, देखिए आरआरबी द्वारा पूछा गया है, ठीक ना। ये भी आरआरबी द्वारा पूछा गया है। चली हुई गोली, बढ़ता हुआ पानी, चलता हथौड़ा की खींचा हुआ धनुष, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है दोस्तों? क्या हो जाएगा 47 का आंसर होता है। देखिए उसे यहाँ पर कह रहा है खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होगा, ठीक ना। चला हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा होगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो देखिए उसको कह रहा है कि गति दुगुनी हो जाती है, गति, तो उसका गतिज ऊर्जा पूछा है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। भी गति है तब भी दुगुना हो जाएगा, यानी 2 का पावर 2 तो 2 दूनी के 4, तो 4 गुना हो जाएगा। उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 48 का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश? कौन सा ऐसा नियम बताता है दोस्तों कि द्रव्य का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ले चाटेलियर का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि परासरण का नियम? क्या हो जाएगा 49 का आंसर दोस्तों? तो 49 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम। यह बताता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि किसी भी पदार्थ को द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 50 नंबर, कि साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? कभी भी दोस्तों साइकिल चलाया जाता है तो मोड़ आता है तो लोग क्यों झुक जाते हैं? ये भी रेलवे में पूछा गया है। ऑप्शन है दोस्तों पहला कि साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। अगला ऑप्शन है दोस्तों कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के केंद्र बना रहे, जिससे वह गिरने से बचाएगा। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहिए पर दबाव डाला जा सके। वह झुकता है ताकि वक्र को और तेज़ी से पार कर सके। तो कौन सा सही है होगा? ये भी आरआरबी द्वारा पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के केंद्र बना रहे, ठीक ना। तो आधार के केंद्र से बना रहे गुरुत्व केंद्र, इसलिए वो झुकता है और गिरने से भी बच जाएगा। अगला देख लेते हैं 51 नंबर, कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? बताइए, ये भी आरआरबी द्वारा पूछा गया है कि जब दूध से क्रीम निकालते हैं दोस्तों तो कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल की वाह्य बल? क्या आ जाएगा 51 का आंसर दोस्तों? तो 51 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से आ जाएगा, अपकेंद्रीय बल लगता है। क्या लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है, ठीक ना। 51 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो चांद से कहाँ ला रहे हैं दोस्तों? पृथ्वी पर। किसको? पत्थर को। तो क्या परिवर्तन होगा? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान और न ही भार। क्या हो जाएगा 52 का आंसर? देखिए 52 का ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, कि इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं, ठीक ना। कोई भी वस्तु दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं दोस्तों, तो उसका भार दोस्तों, उसका भार पृथ्वी के भार का दोस्तों 1/6 गुना हो जाता है। 1/6 गुना, ठीक ना, यानी 6 से भाग दे दिया जाता है। भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगला देख लेते हैं 53 नंबर। 53 नंबर है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? बताइए, कब उसका भार अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा रहेगा तो। ऑप्शन है दोस्तों, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट
त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, या समान वेग से ऊपर जा रही हो। क्या हो जाएगा 53 का आंसर दोस्तों? 53 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगी ना तो उसका भार में क्या होगा, वृद्धि मालूम होगा। ठीक ना। अगला है 54 नंबर कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो लिफ्ट कहाँ जाएगी दोस्तों, तो उसका प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम महसूस होगा। अभी आपने देखा दोस्तों कि ऊपर जाएगा तो भार अधिक होगा, तो कब कम महसूस होगा ये पूछ रहा है। 54 का ऑप्शन है दोस्तों कि त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे जाएगी तब, कि समान गति के साथ ऊपर जाएगी तब, कि समान गति से नीचे जाएगी तब। क्या आ जाएगा 54 का आंसर दोस्तों? तो 54 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, त्वरण के साथ जब नीचे आएगी ना दोस्तों तो उसके भार में क्या होगी, कमी महसूस होगी, और जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, भारी महसूस होगा, भारी वजन महसूस होगा। अगला है दोस्तों कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/5, 1/4, 1/6, 1/8। क्या हो जाएगा 55 का आंसर दोस्तों? 55 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि 1/6 हो जाता है। ठीक ना। अगला देखते हैं 56 नंबर कि लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड बताइए। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, कि तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। 56 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 56 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक ना। कहा कि टाइम पीरियड का सूत्र होता है T = 2π√L/g होता है। तो किस पर निर्भर करता है, ये करता है लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 57 नंबर कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? बताइए क्यों गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली के घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे उसकी दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा 57 का आंसर दोस्तों? तो 57 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक ना। सी से हो जाएगा दोस्तों कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मी में, तो गर्मी में जब लंबाई बढ़ जाएगा दोस्तों तो इसका समय भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसीलिए सुस्त पड़ जाती है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 58 नंबर कि किसी तरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल बताइए। आवर्तकाल क्या होगा? 8% बढ़ जाएगा, 2%, 4% की इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 58 का आंसर दोस्तों? तो 58 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। ठीक ना। जब उसकी लंबाई क्या हो जाएगा, 4% बढ़ाया जाएगा तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अगला है 59 कि पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात को क्या कहते हैं? ये भी आरआरबी द्वारा पूछा गया, लोको पायलट यानी आपी के दोस्तों एएलपी में पूछा गया, एएलपी में पूछा गया ये क्वेश्चन। ये पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात को क्या कहते हैं? पॉइसन अनुपात कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं, कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्या हो जाएगा 59 का आंसर दोस्तों? तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, पॉइजो अनुपात कहते हैं दोस्तों पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 60 नंबर। 60 नंबर है दोस्तों कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। बताइए सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की समानता के कारण, किस कारण दोस्तों वर्षा की बूंद गोलाकार होती है? क्या हो जाएगा 60 का आंसर? तो 60 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सतही तनाव के कारण गोलाकार होती है। अगला देख लेते हैं 61 नंबर कि तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर उठता है। बताइए जब तेल दीप होता है, जो दीप होता है तो उसमें किस कारण तेल ऊपर उठता है? दाब अंतर के कारण, केशिका क्रिया के कारण, तेल की निम्न श्यानता के कारण, कि गुरुत्व बल के कारण। क्या हो जाएगा 61 का आंसर दोस्तों? तो 61 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से आ जाएगा, केशिका क्रिया के कारण। ठीक ना। ये केशिका क्रिया के कारण दोस्तों तेल ऊपर की ओर जाता है। 62 है कि श्यानता की इकाई है। बताइए श्यानता की इकाई क्या होती है? पॉइज, पास्कल, पॉइजूली, कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 62 का आंसर दोस्तों? तो 62 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पॉइज। श्यानता की इकाई क्या होती है दोस्तों? पॉइज होती है। ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 63 नंबर है कि उत्प्लावता से संबंधित वैज्ञानिक। बताइए उत्प्लावता से कौन वैज्ञानिक संबंधित है? 63 का आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन है आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर, कि इनमें से सभी।
क्या हो जाएगा 63 का आंसर दोस्तों। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए सही जगह आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का संधान दोस्तों उत्प्लावता से संबंधित है, द्रव्य से, ठीक ना, द्रव से। अगला देख लेते हैं 64 कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, बताइए किससे संबंधित थे। ये भी आरआरबी द्वारा पूछा गया है। ब्रिटेन से, जर्मनी से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ग्रीस से। कहाँ के थे दोस्तों अल्बर्ट आर्किमिडीज कहाँ के थे, ये पूछा रहा है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 64 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही जगह, वो ग्रीस से थे, ग्रीस से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। अगला कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, बताइए ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और प्रगामी की विद्युत चुंबकीय। क्या हो जाएगा 65 का आंसर दोस्तों। तो 65 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही जगह, अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 66 नंबर कि अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, बताइए अश्रव्य की। ऑप्शन है दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा 60 का आंसर दोस्तों। 66 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 66 का ऑप्शन नंबर पहला सही जगह, 20 हर्ट्ज से कम। देखिए दोस्तों 20 हर्ट्ज से अगर कम रहेगा दोस्तों, 20 हर्ट्ज से अगर कम रहेगा तो क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, अश्रव्य कहेंगे। और जब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच रहेगा दोस्तों, तो उसे कौन सी आवृत्ति कहेंगे, उसे कहेंगे श्रव्य आवृत्ति, जिसको हम लोग सुनते हैं, ठीक ना। अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक रहेगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो उसे पराश्रव्य कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अश्रव्य। पराश्रव्य वे ध्वनि होती है जिनकी आवृत्ति, बताइए पराश्रव्य किसे कहते हैं। तो वो हो जाएगा दोस्तों कि 20,000 हर्ट्ज से क्या होगा, अधिक होगा उसकी आवृत्ति। तो 67 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 68 ध्वनि तरंगे हैं, बताइए ध्वनि तरंगे क्या है। लंबवत है, तिर्यक या तिरछी है, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक है, कि कभी कभी लंबवत और कभी कभी तिर्यक है। क्या हो जाएगा 68 का आंसर दोस्तों। 68 का पहला सही जगह लंबवत है। तो ध्वनि तरंगे कैसी होती है दोस्तों, लंबवत होती है। तो 68 का पहला सही जगह। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, बताइए। श्रव्य परिसर की आवृत्ति पूछा है, ये भी आरआरबी द्वारा पूछा गया है, याद रखिएगा। तो अभी मैंने बताया दोस्तों कि श्रव्य आवृत्ति होती है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 70 नंबर, और 4 से 5 क्वेश्चन रह गए हैं। 70 नंबर है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगा। यानी अगर दाब दुगुना कर दिया जाएगा दोस्तों तो ध्वनि की चाल क्या होगा। 664 मीटर प्रति सेकंड, 332, 166 की 100। क्या हो जाएगा दोस्तों 70 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 70 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकंड। मतलब दोस्तों दाब बढ़ाने से दोस्तों ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यानी 332 है तो दाब 2 गुना बढ़ा दे या 3 गुना बढ़ा दे, चाल 332 ही रहेगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों ध्वनि की चाल अधिक होती है, बताइए किस में। वायु में, निर्वात में, जल में कि इस्पात में। क्या हो जाएगा 71 का आंसर। तो 71 का ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों इस्पात। इस्पात में दोस्तों ध्वनि की चाल अधिक होती है। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, बताइए वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। 330, 210, 220, 110 की 232। ये भी आपके एलपी में पूछा गया है। क्या हो जाएगा 72 का आंसर। तो 72 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड। अगला देते लेते हैं 73 नंबर कि 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है, बताइए। यानी 100 डेसिबल के शोर को किस नाम से जाना जाता है। 73 का क्या हो जाएगा आंसर। 73 का डी याद रखेगा कि किसी मशीन की दुकान से आने वाले जो शोरगुल होता है उसकी आवृत्ति होती है 100 डेसिबल। डेसिबल की इसका इकाई है दोस्तों ध्वनि, ठीक ना, ध्वनि की तीव्रता का। 74 है कि यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। तो उसमें अंतर किस कारण कर पाएंगे। तारोत्व प्रबलता और गुरुता के कारण, केवल तारोत्व प्रबलता के कारण, केवल ध्वनि प्रबलता के कारण, केवल ध्वनि गुरुता के कारण। क्या हो जाएगा 74 का आंसर दोस्तों। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा केवल ध्वनि गुरुता के कारण। 75 है कि एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। तो जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी। तो उसका कितना वायुयान का वेग कितना है 2 मैक है।
और उसकी किस गति से उड़ रहा है दोस्तों, ध्वनि की गति है 332। तो वायुयान का चाल पूछ रहा है, क्या हो जाएगा 75 का आंसर, 75 का दोस्तों डी से हो जाएगा 664 हो जाएगा, ठीक ना। 2 से उसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर देंगे तो 664। अगला है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। बताइए डेसिबल इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है, प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, कि रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। क्या हो जाएगा 76 का आंसर दोस्तों, तो 76 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक ना। ध्वनि की तीव्रता के लिए दोस्तों डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर थे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।